मेरी वाली टॉफी। अरे वाह किंचल, किंचल वाली टॉफी। हाँ। ये ले किंचल वाली टॉफी। और बता तेरे भाई कैसे हैं? भाई अच्छे है, राजा पढ़ रहा है और सोनू खेल रहा है। ये मेरी तरफ से एक केक, ये राजा के लिए और ये सोनू के लिए। थैंक यू अंकल। कौन है ये लड़की? अकेली माँ की बेटी है, मोहल्ले में नए आए हैं। इसकी माँ और मामा दोनों काम पे रहते हैं और ये और इसके दोनों भाई घर पर अकेले। सोनू, जा। अरे राजा पढ़ाई कर रहा है? किंजल का है? माँ किंजल तो टॉफी लेने गई है, अभी तक नहीं आई, बहुत टाइम हो गया उसको। अभी तक नहीं आई? राजा तू सोनू का ध्यान रख, मैं अभी आती हूँ। किंजल, किंजल। काका, काका आपने किंजल को देखा? नहीं देखा। कहाँ ढूंढूं? भावेश भैया, भैया, भैया किंजल नहीं है घर पे, ट्रॉफी लेने के लिए गई थी, अभी तक नहीं लौटी है, जरा जाकर देखिए ना उसे। कैसे बच्चों को तालीम बंद करके जाया करो, एकदम परेशान हो, मैं देखता हूँ। बेटा मैं देखो बाजारी तो गई थी ना, देखो क्या लेकर आई हूँ मैं। हाँ बिस्किट खाओ बैठ करके, और मैं भी जल्दी से दूध भी गर्म करके लेके आती हूँ। हाँ रोना नहीं बिल्कुल। संगीता, अब क्या हुआ? क्या बात है, आजकल किंजल नहीं दिखाई दे रही, 2 दिन हो गए स्कूल भी नहीं आई। हाँ वो अब नानी के वहाँ गई हुई है ना, इसलिए। सब ठीक तो है ना? हाँ संगीता सब ठीक है। अच्छा ये लो, किंजल के क्लास टीचर ने उसके एग्जाम का टाइम टेबल दिया है, 3 दिन बाद एग्जाम शुरू हो रहे, एग्जाम से पहले किंजल को बुला लो। प्रिंसिपल सर, किंजल भले ही कभी स्कूल ना गई हो, लेकिन सर पढ़ाई में ये बहुत होशियार है, 3री क्लास के बच्चों के बराबर जानती है ये। वो तो ठीक है, लेकिन किंजल 9 साल की है, आपने इसको पहले स्कूल क्यों नहीं भेजा? ऐसी परिस्थितियां थी जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन सर मेरी किंजल का दाखिला ले लेंगे ना आप स्कूल में? क्यों नहीं? जिस देश में बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता हो, वहां आप जैसों की मदद करना हम अध्यापकों का फर्ज है। किंजल बेटा खूब मन लगा के पढ़ोगी ना? हाँ सर। माँ, 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 किंजल दीदी टॉफी लेकर कब आएगी? कहाँ? यहाँ पकड़ लिया, बहुत हंस रही थी ना किंजल, पकड़ लिया किंजल। माँ किंजल दीदी तो है नहीं, आप भूल गई? हेलो हेलो, किंजल की मम्मी बोल रही हैं? हाँ किंजल की मम्मी बोल रही हूँ। किंजल कहाँ है? जी मैंने किंजल के बारे में जानने के लिए फोन किया है। किंजल आपके साथ नहीं है? आप कौन? किंजल के स्कूल का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सर आप? आज परीक्षा का पहला दिन था और किंजल आई नहीं।
सब ठीक है ना नीता जी? वो प्रिंसिपल सर, किंजल को बुखार हो गया है तो इस बार परीक्षा नहीं दे पाएगी वो। मुझे माँ के पास जाना है, माँ के पास जाना है मुझे। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बच्चों, बिल्कुल परेशान मत करो। जहां लेकर चल रही हो चुपचाप चलो बस। माँ, किंजल दीदी तो आई नहीं। किंजल यही रहती है? जी, आप कौन? साहब, ये किंजल के मामा है भावेश और मैं माँ नीता। बात क्या है? किंजल कहाँ है? वो साहब, वो अपनी नानी के यहाँ गई हुई है। क्यों? किंजल के स्कूल में आपने कहा कि उसे बुखार है, वो एग्जाम भी नहीं दे सकती, लेकिन अभी आप लोग कह रहे हैं कि वो अपनी नानी के घर गई है। साहब, ये दोनों बात सही है। उसको बुखार था, उसका हवा पानी बदलने के नानी घर भेज दिया। लेकिन साहब, आप लोग ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि किंजल के स्कूल के प्रिंसिपल को लगता है कि आप लोग किंजल को लेकर कुछ छुपा रहे हैं। सर, किंजल की क्लासमेट किंजल के पड़ोस में रहती है। मैंने उसकी मम्मी से बात की तो मुझे लगा कि किंजल की माँ नीता जरूर कुछ छुपा रही है। ऐसा क्या छुपा रही है जो आपको हमारी मदद चाहिए? सर, हो सकता है किंजल का किडनैप हो गया हो और किडनैपर्स ने उन्हें धमकी दी हो कि वो इसके बारे में किसी को कुछ ना बताएं। सर, मैंने किंजल की मम्मी को कॉल किया तो फ़ोन उठाते ही बोली किंजल कहाँ है, और जब पता चला कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो बात बदल दी। आपने किंजल के पिता से बात नहीं की? जी, वो उनके साथ नहीं रहते। एडमिशन के वक्त भी मैंने किंजल के पिता के बारे में जानना चाहा था, पर किंजल की माँ नीता किंजल के पिता के बारे में कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। हाँ साहब, मैंने किंजल के पिता को छोड़ दिया था, लेकिन प्रिंसिपल सर को जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। किंजल सच में अपनी नानी के यहाँ ही गई हुई है। एक काम कीजिए, किंजल की नानी का नंबर दीजिए, प्रिंसिपल साहब की तसल्ली के लिए उनसे एक बार बात कर लेते हैं। जी, मेरे फ़ोन में है, मैं लेकर आती हूँ। हेलो, किंजल की नानी बोल रही हैं? जी मैं किंजल की नानी बोल रही हूँ। थे कौन? इंस्पेक्टर राठौर। आपका नंबर किंजल की माँ नीता से मिला, ज़रा किंजल से बात करवाइए। वो किंजल को बुखार आ रहा है ना, तो मैंने उसको दवाई दे के सुला दिया। साहब, अब तो आपको तसल्ली हो गई होगी ना? आप लोगों को तकलीफ हुई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर भी फॉर्मेलिटीज़ के लिए किंजल के पिता और उसकी नानी का नाम और पता दे दीजिए। तलवार, मुझे ऐसा लगता है ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। एक कांस्टेबल को किंजल की नानी के घर भेजो। हो सकता है किंजल वहाँ ना हो और इन्हीं के कहने पर किंजल की नानी सच छुपा रही है। ओके सर। नीता, तुमने पुलिस को झूठ बोल के सही नहीं किया। अपने बेटों का भला चाहने वाली माँ अपनी बेटी की गुनहगार तो नजर आ रही थी, लेकिन उसकी ममता स्वार्थी थी या मजबूर, यह अब भी साफ नहीं था। लेकिन उसका बोला हुआ झूठ जल्द ही पुलिस के सामने आने वाला था। बोलो। अरे सर, किंजल की माँ ने जो पता दिया था वो गलत है। यहाँ किंजल की नानी नहीं रहती। बोलो सिंह। सब उसके पति का एड्रेस भी गलत निकला।
करीब 1 घंटे पहले उन लोगों को यहाँ से जाते हुए देखा था। आपने पूछा कहाँ जा रहे हैं वो? नहीं साहब, मैं छज्जे पर थी, नीचे आई तब तक वो लोग जा चुके थे। सर, किंजल की माँ और मामा दोनों का फ़ोन बंद है। ये नीता और भावेश, इनके किसी दोस्त या रिश्तेदार के बारे में जानती हैं आप? नहीं साहब, वो लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे और 4-5 महीने पहले ही यहाँ आए थे और ये मकान भी किराए का ही है। सर, मेरी यहाँ के मकान मालिक से बात हुई, उसको भी इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। उसने तो रेंट एग्रीमेंट भी नहीं बनवाया था। एक काम कीजिए, किंजल की नानी का नंबर दीजिए। मेरे फ़ोन में है, मैं लेकर आती हूँ। वो किंजर को बुखार आ रहा है ना, तो मैंने उसको दवाई दे के सुला दिया। नीता ने जिस औरत से हमसे फ़ोन पे बात करवाई थी, उस फ़ोन नंबर का एड्रेस निकालो। अब ये बात तो तय है कि किंजल गायब थी। अब जानना ये है कि ये लोग किसी से डर के यहाँ से भागे हैं या फिर कोई अपराध करके। पर एक बात समझ में नहीं आई, अगर अपना सारा सामान यहाँ से ले गए तो किंजल की फोटो भी यहाँ छोड़ गए। बेटा, अब किंजल दीदी को कभी मत याद कर, वो हमसे बहुत दूर जा चुकी है। लेकिन माँ। लेकिन कुछ नहीं बेटा, भूल जाओ कि कोई तुम्हारी बहन थी। हम किंजल को बहुत पीछे छोड़ा है, बहुत पीछे। चलो। जी नानी माँ, किंजल का बुखार उतर गया? तलवार चेक करो। साहब, सर, बच्चे अंदर नहीं। मैं सच कह रही हूँ साहब, किंजल की माँ और मामा कहाँ गए हैं मुझे नहीं पता, और किंजल भी यहाँ पर नहीं है साहब। तो फिर किंजल की नानी बन के हमसे फ़ोन पे बात क्यों की थी आपने? किंजल की माँ ने ही मुझसे कहा था ऐसा करने के लिए साहब। ये क्या बात कर रही है नीता बेटा? मैं किंजल की नानी बनकर कैसे बात कर सकती हूँ? काकी बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, सब बताऊंगी, प्लीज मेरी मदद कर दो। उसकी परेशानी को देखकर ही मैंने उसको हाँ करी थी साहब। हमने सब पता कर लिया है, तुम अक्सर वहाँ आती जाती हो, क्या छुपा रही हो हमसे? मैं कुछ भी नहीं छुपा रही साहब, मैं तो उसके कपड़े इस्त्री करती हूँ साहब, और उसी के लेन देन के लिए ही बस मैं उसके घर आया जाया करती थी। 1 2 3 4 5 6 7, पर इसमें किंजर के कपड़े और उसकी स्कूल की वर्दी नहीं है बेटा। हाँ काकी, वो कहीं गई हुई है। कहाँ गई वो? बाद में बताऊंगी, आप पहले इतने कपड़े ले जाइए। वो नीता अपनी हर दुख परेशानी मुझे बताया करती थी। पता नहीं किंजल के मामले में उसने क्यों खुद झूठ बोला और मुझसे भी झूठ बुलवाया, और फिर अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। सर, हमारे कॉल करने से ठीक पहले सुलेखा को नीता के नंबर से भी कॉल आया हुआ था। उसका बयान सही हो सकता है क्योंकि ये नहीं भागी, लेकिन किंजल की माँ और मामा किंजल के भाइयों के साथ में गायब हो गए, पर किंजल की फोटो और कपड़े वगैरह वहीं छोड़ गए। इसका मतलब उन्होंने किंजल की उम्मीद भी छोड़ दी थी। लेकिन सर, उनके घर से तो किसी भी तरीके के क्राइम का कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन एक बात तो साफ है तलवार, कि किंजल 1 हफ्ते से गायब थी और ये बात वो सबसे छुपा रहे थे। आप लोगों में से बच्चियों को जानता है क्या? नहीं सर। लाश की फोटो सभी थानों में भेजो, शायद कुछ पता चल सके। ओके सर। किंजल के साथ साथ उसकी माँ और मामा दोनों के फोटो सर्कुलेट करवाओ, उनके कॉल डिटेल्स, उनसे जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन निकालो। उनके मोबाइल फ़ोन बंद है तो मोबाइल का IMEI नंबर ट्रेस करने की कोशिश करो, हो सकता है उन्होंने सिम चेंज किया हो। सर, ये क्या है? फोन। भैया, आप तो नया नंबर लेने गए थे ना, तो ये फोन खरीदने की क्या जरूरत थी? आजकल पुलिस पुराने फोन में नया सिम डालने से भी पकड़ लेती है।
लेकिन भैया आप तो जानते हैं ना, नौकरी भी नहीं है हाथ में, तो इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत थी। नीता अब परेशान मत हो, इतना पैसा है कि 2-2.5 महीने का खर्च निकल जाएगा, तब तक हम लोग कुछ दूसरा जुगाड़ कर लेंगे। नीता और भावेश ने अपना ठिकाना फरार अपराधी की तरह बदल लिया था, जो उनकी मंशा और शख्सियत पर सवाल खड़े कर रहा था। एक तरफ पुलिस उन तक पहुंचने के सिरे तलाश रही थी और वहीं दूसरी तरफ किंजल की लाश आइडेंटिफाई करने की कोशिश भी जारी थी। लेकिन किंजल की हत्या में नीता और भावेश की क्या भूमिका थी, इसको लेकर ज्यादातर लोगों की राय एक ही थी। नहीं सर, मैं मान ही नहीं सकता कि किंजल की माँ किंजल को कोई नुकसान पहुंचा सकती है। जो माँ अपनी बेटी का भविष्य संवारने के लिए संघर्ष कर रही थी, वो अपनी बेटी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकती सर। तो उसने किंजल के गायब होने की बात हमसे छुपाई क्यों? और फिर अपने भाई और बेटों के साथ गायब कहाँ हो गई? हो सकता है सर उसकी कोई मजबूरी हो। कैसी मजबूरी? ये तो वही बता सकती है सर। लेकिन सर, किंजल को गायब करवाने में उसके पिता का हाथ हो। शायद वो ऐसा करके किंजल की माँ को फिर से अपने पास बुलाना चाहता हो। सर, मैंने आपको पहले भी बताया था, एडमिशन के वक्त किंजल की माँ ने किंजल के पिता के बारे में बात करने से साफ मना कर दिया था। जहाँ तक मैं किंजल की माँ को समझ पाया हूँ, मुझे लगता है उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे। उसका कोई ऐसा अतीत ज़रूर है जिसे वो याद भी नहीं रखना चाहती थी। अगर वो अपने अतीत को भुलाना चाहती थी तो फिर किंजल की यादें पीछे घर की छोड़ गई। हेलो, सर, हत्या गला घोट कर की गई थी। हत्या से पहले बच्ची को बुरी तरीके से पीटा गया था। बच्ची की बॉडी पर गहरी चोट के निशान मिले हैं, जो हत्या से पहले के हैं। हत्या कब हुई? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हत्या 2 दिन पहले की गई थी। 2 दिन पहले? मतलब 21 अगस्त। हम किंजल के परिवार को 22 अगस्त को मिले थे और उसी शाम वो घर छोड़ के चले गए। तलवार, क्या वो लोग जानते थे कि किंजल मर चुकी है? किंजल की आत्मा मुझे कोस रही होगी, कभी माफ नहीं करेंगे। शांत हो जा नीता, कभी माफ नहीं करेंगे। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, शांत हो जा। किंजल की माँ के कॉल रिकॉर्ड्स में से ऐसा कोई नंबर सामने आया है जिससे हमें किंजल के पिता की कोई लीड मिल सके? सर, नीता जिस मार्केटिंग कंपनी में काम किया करती थी, वहां पर एक बंदा है संतोष चौधरी। नीता अक्सर फोन पर उसी से बात किया करती थी। पता चला है कि दोनों अच्छे दोस्त थे। मैंने संतोष को फोन किया, लेकिन वो आउट ऑफ स्टेशन है, आ जाने वाला है। वो जैसे ही आए उसे यहाँ बुलाओ। सर, मेरी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए गांव चला गया था सर। तुम गांव गए थे, तुम्हारी दोस्त की बेटी गायब हो गई। तुम वापस आए तो तुम्हारी दोस्त ही गायब हो गई। हाँ सर, पता चला। तो ये पता है कि किंजल की माँ कहाँ है? नहीं सर। हमें तो पता चला कि तुम उससे शादी करने वाले थे और तुम कह रहे हो कि तुम्हें उसकी कोई खबर ही नहीं है। हाँ सर, ये बात सही है कि मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है सर, मुझे नहीं पता। इतना तो पता होगा उसका पति कौन है? सर, वो अपने पति का जिक्र करने से बहुत डरती थी सर, और कभी पास्ट की बात भी नहीं करती थी सर। शायद इसकी वजह उसके पति के द्वारा दिए हुए घाव हो सर। वो मुझसे तो क्या, किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी सर। किंजल की मौत की वजह तो सर वो बन ही नहीं सकती। लेकिन वो इस वक्त है कहाँ? कोई भी ऐसा क्लू, कोई ऐसी बात जो तुम्हें याद हो? सर, वो बातों बातों में कभी एक गांव का नाम लेती थी सर। किस गांव का? जैतपुर सर। लेकिन सर ये नहीं पता कि उसके पति का गांव है या फिर उसकी माँ का गांव है सर। सर, नीता के कॉल रिकॉर्ड में तो जैतपुर का कोई नंबर नहीं मिला है, लेकिन नीता के भाई के कॉल रिकॉर्ड में जैतपुर का एक नंबर मिला है। किसी सूरज भान के नाम से रजिस्टर्ड है। हेलो, ठीक है सर, दौसा पुलिस स्टेशन से फोन था। किंजल की मां नीता को दौसा गांव में देखा गया है। तलवार, तुम एक टीम लेकर दौसा गांव जाओ, मैं जैतपुर जाता हूँ। सर। पहले किंजल, अब राजा। अगर तू अब भी चुप रही तो सोनू से भी हाथ हो बैठेगी।
दोपहर में एक आदमी का कॉल आया था, उसी से नीता के बारे में पता चला। हम घटनास्थल पर पहुंचे तो वहाँ वो औरत मौजूद नहीं थी, लेकिन किडनैपिंग के गवाह थे। साहब वो औरत बहुत घबराई हुई थी, रो रही थी, वो अपने दूसरे बच्चे को लेकर चली गई। उस मोटरसाइकिल का नंबर याद है तुम्हें? नंबर प्लेट ही नहीं थी उस मोटरसाइकिल की। वो औरत कौन थी? उसको देखा कभी? नहीं साहब, उसको देखा नहीं मैंने कभी। उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब। किडनैपर ने मुंह पर गमछा बांध रखा था। वो कौन था इसका कोई क्लू नहीं, लेकिन जब हमने उस औरत का स्केच बनवाया तो हमें पता चला ये वही औरत है जिसकी आपको तलाश है। उस औरत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? हमारी टीम आसपास के गांव में सर्च कर रही है, शायद कोई क्लू मिल जाए। नीता और भावेश के दौसा में छुपे होने का क्लू तो पुलिस को मिला, लेकिन यह भी सामने आया कि किंजल के बाद नीता का छोटा बेटा भी किडनैप हो गया था। लेकिन वो किडनैपर कौन था और इस किडनैपिंग का मकसद क्या था, ये राज नीता की तलाश तक पुलिस को कई भूल भुलैया में उलझाने वाला था। जहां पुलिस का परिचय भावेश के माता पिता से तो हुआ, लेकिन चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि नीता और किंजल का भावेश के माता पिता से कोई संबंध था ही नहीं। हमारे बेटे का दिमाग खराब था, जो ऐसी लड़की को अपनी बहन बना लिया। बड़ा बेटा मतलब? वो लड़की इसी गांव की है, बचपन से हमारे बेटे को जानती है। अपने पति को छोड़ के मेरे बेटे को लेके भाग गई, वो भी अपने 3 बच्चों के साथ। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बोलिए। मेरा बेटा बड़ा बोला है, उसको मुंह बोली बहन बना लिया, जिससे कोई सगे वाला भी रिश्ता ना रखे। लेकिन उस लड़की का इस गांव में सगे वाला है कौन? उसके माँ बाप है। आपको जो पूछना है उनसे पूछो। बनवारी गुज्जर जी साहब, बोलिए। आपकी बेटी और आपकी नातिन के बारे में बात करनी थी आपसे। इसको जानते हो? हाँ साहब। कहाँ रहती है? अगली गली में रहती है साहब। साहब जिससे रिश्ता ही खत्म कर दिया, उसके बारे में क्या बात करनी? क्यों, ऐसा क्या हो गया था जो अपनी बेटी से नहीं बल्कि नवासा और नवासी से भी रिश्ता तोड़ लिया? आप चाहते हैं कि हम अपने ही मुंह से अपनी बेटी को बदचलन कहें? आपको ये कहें कि वो उस लड़के के साथ भाग गई जिसे वो अपना भाई बोलती थी? सर ये वही घर है जहाँ वो भाई बहन रहते थे। सर ताला लगा हुआ है। तोड़ो ताला। मतलब अपने पति से तंग आकर वो आपके साथ रहना चाहती थी, लेकिन आप उसे वापस भेजना चाहते थे। एक पिता होकर अपनी बेटी को नहीं समझ पाया आप, और जिस आदमी ने भाई बनकर उसकी मदद करनी चाहिए, आप उस पर ही नहीं अपनी बेटी पे भी लांछन लगा रहे हैं। साहब आप उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते। अरे वो हमारी तो क्या किसी की भी नहीं हुई, एक नंबर की एहसान फरामोश है। तो आपको लगता है कि आपकी नवासी की हत्या आपकी बेटी ने की होगी? साहब हम कुछ नहीं जानते, हम उस बारे में बात भी नहीं करना चाहते। हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं उससे। तो उसका नाता आपने जिसके साथ जोड़ा था, उस पति का पता ठिकाना बताइए। गांव वालों के बयान से साफ है कि मर्डर अटेम्प्ट से पहले नीता का बेटा किडनैप हुआ था। पहले किंजल की हत्या, फिर उसके भाई की किडनैपिंग और अब भावेश पे जानलेवा हमला। तलवार हो ना हो, इन सबका कनेक्शन इनके जैतपुर गांव से लगता है। हो सकता है नीता और उसका दूसरा बेटा भी किडनैप हो गए हों। तुम उनका पता लगाने की कोशिश करो, मैं नीता के पति से मिलकर आता हूँ। साहब किसी अजनबी को तो नहीं, पर हाँ उस आदमी की बहन को देखा था घर से निकलते हुए। ताला बंद करके वो बेटे को लेकर निकल गई, बहुत जल्दी में लग रही थी। कितने घंटे पहले देखा था? ये करीब 2-3 घंटे पहले देखा होगा। बिस्किट खा ले बेटा, ये ले खा। नीता से मेरा कोई बेटा था ही नहीं साहब, और भला में क्यों किसी का किडनैप करने लगा? तो तुम ये बात साफ कर रहे हो कि किंजल के अपहरण और उसकी हत्या से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है? जब कोई कनेक्शन ही नहीं है तो साफ क्या करना साहब? मैं मानता हूँ कि किंजल मेरी बेटी है, लेकिन नीता से तलाक के बाद किंजल अपनी माँ के साथ ही रहा करती थी। कब हुआ तलाक? 7 साल पहले, जब से ना मैंने नीता की शक्ल देखी और ना ही किंजल की। तलाक हुआ क्यों था? उसे दूसरी शादी करनी थी साहब। वो दोनों लड़के उसके दूसरे पति के ही बेटे होंगे। हाँ साहब, सोनू और राजा नीता के दूसरे पति के ही बेटे हैं।
तो पहले क्यों नहीं बताया कि नीता ने 2 शादियां की थी? किस मुंह से बताता साहब? उसने अपने दूसरे पति को भी छोड़ दिया था और हमारे मुंह पर कालिक पोतकर उस भावेश के साथ भाग गई। भावेश का लीवर बहुत बुरी तरह डैमेज है, उसकी हालत बड़ी क्रिटिकल है। अभी ये भी कहना मुश्किल है कि वो सरवाइव करेगा कि नहीं। मैं नीता को छोड़कर अपनी नई गृहस्थी के साथ बिल्कुल खुश हूँ। भला मुझे क्या पड़ी है जो मैं उस स्त्रीय चरित्र को ढूंढकर उससे बदला लूंगा। नीता को छोड़ दिया लेकिन बेटे तो तुम्हारे ही थे ना। हो सकता है उसकी बेटी को उठाकर तुमने अपना बेटा वापस मांगा हो, और जब उसने मना किया तो उसकी बेटी को मारकर अपना बेटा उठा लिया। सुना है तुम्हारी दूसरी शादी से तुम्हें बेटा नहीं है। आपको क्या लगता है साहब, जिस औरत को मैं चरित्रहीन समझता हूँ उसके बेटों को अपना खून समझूंगा? सर, गवाह और एविडेंस ये इशारा कर रहे हैं कि भावेश पर हमला नीता ने ही किया। नीता को घटनास्थल से बाहर चोरी छुपे भागते देखा गया। इसके अलावा ताले पर भी वही फिंगरप्रिंट हैं जो उस चाकू पर है जिससे भावेश पर हमला किया गया। भावेश पर हुए हमले के समीकरण नीता को सस्पेक्ट तो बनाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीता के बेटे की किडनैपिंग के गवाह गांव वाले भी हैं। किंजल की हत्या में भी उस किडनैपर का हाथ हो सकता है, और भावेश पे हुए हमले में भी हो सकता है जो दिखाई दे रहा है वो सच ना हो। लेकिन सर, पूछताछ से तो यही सामने आया है कि भावेश के घर के आसपास किसी सस्पेक्ट को नहीं देखा गया। इसके अलावा किसी ने किडनैपर को भी नहीं देखा। उसकी बाइक पर तो नंबर प्लेट भी नहीं थी। लेकिन वो बाइक किस कलर और ब्रांड की थी ये इन्फॉर्मेशन तो है हमारे पास। हो ना हो इस किडनैपिंग का जैतपुर से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। तलवार, जैतपुर और उसके आसपास के गांव में इस कलर और ब्रांड की बाइक जिस जिसके घर में है उसकी लिस्ट बनाओ। साथ साथ ये भी पता लगाओ कि नीता और उसका बेटा इस वक्त कहाँ हो सकता है। लेकिन ये अभी भी साफ नहीं है कि नीता किसी डर से भागी या कोई अपराध करके। लेकिन सर, नीता के पति और माँ बाप ने जो बयान दिए हैं वो तो नीता के चरित्र पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। दिए गए बयान झूठे भी हो सकते हैं तलवार। पुलिस ने अब इस केस को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। एक तरफ यह पता लगाया जाने लगा कि नीता के बच्चों को किडनैप करने वाला क्या उसके ही गांव से जुड़ा कोई शख्स था, और वहीं दूसरी तरफ नीता को भी ढूंढा जा रहा था। और इसी दौरान नीता के गांव छोड़ने का एक चौंकाने वाला पहलू सामने आया। साहब, 2 क्या, नीता की तीसरी शादी की तैयारी कर रहे थे उसके माँ बाप। तीसरी शादी? जी हाँ साहब, लेकिन नीता इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए भाग गई। भागती नहीं तो क्या करती बेचारी? जबरदस्ती की शादी, जबरदस्ती का तलाक। कौन सी औरत ये सब सहन कर सकती है? तीसरी शादी के बाद चौथी शादी होती तो कौन सा नया है? नीता जैसी जात वाली लड़कियों में ये सिलसिला खत्म थोड़ी होता है साहब। मतलब साहब, ये जैतपुर वाले नाथा प्रथा को मानने वाले हैं। सर, नीता की पहली शादी 17 साल की उम्र में 2007 में हुई। 2010 में उसका तलाक हो गया। तलाक के 3 महीने बाद ही उसकी दूसरी शादी मटरू से हुई। उसी दौरान नीता के पहले पति ने दूसरी शादी कर ली। नीता का दूसरा तलाक 2013 में हुआ। तलाक के 3 महीने बाद मटरू ने भी दूसरी शादी कर ली। इससे साफ है कि उसी दौरान नीता का रिश्ता भी कहीं तय हुआ होगा। यानी कि हो सकता है कि नाता प्रथा की बदहाली से डर के ही नीता गांव से भागी हो। नाता प्रथा पुनर्विवाह से जुड़ी एक पारंपरिक प्रथा है। इस प्रथा का चलन मध्यकालीन युग में राजस्थान के पिछड़े हुए समुदाय में हुआ, लेकिन आज भी राजस्थान के कई गांव और कस्बों में ये प्रथा प्रचलित है। ये प्रथा विधवा या पतियों द्वारा छोड़ी गई स्त्रियों को दूसरी या तीसरी शादी का अधिकार देने के लिए बनी थी, जिसका मकसद था बेसहारा औरतों को एक नई जिंदगी देने की कोशिश। लेकिन बदलते वक्त के साथ ये प्रथा मन मर्जी के अलगाव और बिन मर्जी की शादियों में तब्दील हो गई। पुरुष वर्ग इतना हावी हो गया कि इस प्रथा की आड़ में पत्नियों की अदला बदली तक होने लगी। शगुन सौदा बन गया और पिता और पंचों की भूमिका लेन देन के दलालों जैसी हो गई। और हाल ये है कि जो प्रथा औरतों की भलाई के लिए बनाई गई थी, वही प्रथा आज औरतों की बदहाली का कारण बनकर सामने आ रही है। नीता की भी 2 शादियां हुई थी और उसके पिता ने उसकी तीसरी शादी भी तय कर दी थी, जिससे तंग आकर नीता अपने मुंह भोले भाई की मदद से अपने बच्चों को लेकर ये गांव छोड़कर चली गई थी। लेकिन नीता का पिता अब भी उसके चरित्र पर सवाल उठा रहा था। साहब, दूसरे गांव वाले कान भर रहे हैं आपके। हम इस नाता प्रथा को नहीं मानते। साहब, उस लड़की ने अपने पहले पति को छोड़कर खुद दूसरे को पसंद किया, और जब दूसरे से जी भर गया ना तो तीसरा घर बसाने के लिए बोली, और लेकिन भाग गई चौथे के साथ। अपने पाप छुपाने के लिए उस रिश्ते पर लांछन लगा रहे हो जिसने तुम्हारी बेटी के भविष्य के लिए अपने माँ बाप गांव सब छोड़ा। लगता है उसकी भलाई के में रास नहीं आई। उसको मरवाने में भी तुम्हारा ही हाथ है और नीता के बच्चों को गायब करवाने में भी। कौन थे वो किराए के टट्टू जिन्होंने ये सब किया? हमने कुछ नहीं किया।
लगता है उस नीता को कोई पांचवा पसंद आ गया होगा, इसलिए वो भावेश और बच्चों से अपना पीछा छुड़ा रही होगी। माँ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो माँ? माँ तुमको किंजल दीदी और राजा भैया की याद आ रही है ना माँ? मुझे माफ कर देना सोनू, ना मैं तेरे लिए कुछ कर पाई और ना ही किंजल और राजा के लिए। ना ही नीता के माँ बाप सीधे हैं, ना ही उसके दोनों पति। इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स किन के साथ उठते बैठते हैं, हर एक डिटेल निकालो। और हाँ, उस तीसरे आदमी का भी पता करो जिसका नीता के साथ नाता जुड़ने वाला था। उसके पास भी नीता और भावेश को मारने का मोटिव है। सर, जिस रंग और ब्रांड के बाइक की हमें तलाश थी, वैसी बाइक भवेश के चचेरे भाई गणेश के पास है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे भावेश के घर वालों का ही हाथ हो? अब ये तो भावेश का चचेरा भाई गणेश ही बताएगा। उठा के लाओ उसे। सर, साहब भावेश तो खुद मुझसे बाइक मांग के लेके जाता था। तो तू ये बोलना चाहता है कि भावेश ने उन बच्चों को किडनैप किया जिनको उसने खुद सहारा दिया? अब साहब उसने क्या किया क्या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कोई अपहरण नहीं किया साहब। तूने सिर्फ अपहरण ही नहीं, हत्या भी की है, नीता की बेटी की भी और भावेश की भी। भावेश तो मेरा चचेरा भाई था साहब, मैं उसे क्यों मारूंगा? क्योंकि तुम लोगों को ऐसा लगता था कि अपनी मुंह बोली बहन को सहारा देके उसने तुम्हारे खानदान के मुंह पे कालक पोती है। नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। तलवार, जब तक ये सच ना बोले हाथ रोकना मत। नहीं साहब, मेरा माम यहाँ क्यों आए हैं? रुको रुको रुको, क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रही है? नहीं, छोड़ दीजिए, हमें मर जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, हमें मर जाने दीजिए, मर जाने दीजिए हमें। सर भावेश के चचेरे भाई गणेश ने तो कुछ नहीं उगला, लेकिन हो सकता है कि उसने ये कांड खानदान की इज्जत बचाने के लिए नहीं बल्कि नीता के बाप से पैसे लेकर किया। वो कैसे? नीता के बाप से बोलचाल थी उसकी, और नीता के बाप ने अपने हैसियत का जो रोना रोया था वो झूठ था। नीता की हर शादी के वक्त उसके बैंक अकाउंट में मोटी रकम जमा हुई थी। उसने नीता की तीसरी शादी 2 लाख रुपए एडवांस लेकर इस आदमी से तय कर दी थी। ये भी जैतपुर गांव का रहने वाला है, इसका नाम है बिशंबर। नीता के बाप ने इससे कहा था कि वो नीता को ढूंढकर उसका तीसरा नाता इसी से करवाएगा। हेलो, ठीक है सर, नीता का पता चल गया है। उसने अपने बेटे के साथ में आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे बचा लिया। साहब मैं मानता हूं कि मैंने बिशंबर से पैसे लिए थे, लेकिन नीता को अपने पास लाने के लिए मैंने कोई कांड नहीं किया। कांड नहीं किया तो बिशंबर से वादा क्यों किया कि नीता को बुला के उससे नाता करवा देगा? साहब झूठा वादा किया था ताकि वो अपने पैसे मांगकर मुझे परेशान ना करे। कल तक बोल रहा था कि बेटी अपनी मर्जी से नाते जोड़ रही है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसके जरिए तू अपनी तिजोरियां भर रहा है। पहली शादी से 4 लाख, दूसरी से 7 लाख और तीसरी के लिए 2 लाख रुपए एडवांस लिया था। साहब मैं कोई सौदा नहीं कर रहा था, जो हमारी बिरादरी में प्रथा है मैं तो वही निभा रहा था। कल तक अपनी बेटी पर लांछन लगा रहा था और अब अपने लालच को प्रथा का नाम दे रहा है। सिर्फ मेरा बाप ही नहीं साहब,
हमारी बिरादरी का हर कोई ऐसा है। मेरी सगी माँ के 4 नाते हुए थे और अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। और बेचारी मेरी सौतेली माँ, वो मेरे लिए क्या करती साहब? वो तो खुद घुट घुट की जिंदगी जीती रही। ये प्रथा नहीं है साहब। हमारी बिरादरी की औरतों के लिए गले का फंदा है। मर्द गले में वरमाला के नाम पे फंदा डालता है, शगुन के नाम पे रिश्ते का सौदा करता है। पिता पंच सब अपनी जेबें भरते और हम औरतें साहब, औरतें आंखों में आंसू भर के रह जाती। एक मर्द का मन भर जाता तो दूसरा नोचने वाला आ जाता था। 3 साल मैं 3 साल अपनी बेटी की शक्ल देखने के लिए तरस गई थी। और जब मटरू ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा बाप मेरे तीसरे नाते के लिए तैयार था। साहब मैं डर गई थी। मैं नहीं रहना चाहती थी उस नर्क में। मैं अपने और अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए वहां से डर के भाग गई। लेकिन मैं भूल गई थी साहब, ना मैं अपनी जिंदगी सुधार पाऊंगी और ना ही अपने बच्चों की। नाता प्रथा की बदहाली से उभर कर नीता अपने बच्चों को एक नई जिंदगी देना चाहती थी, लेकिन अपने अतीत का खौफ उस पर इतना हावी हो चुका था कि वो किसी को अपने गांव और माता पिता के बारे में बताने से भी डरती थी। लेकिन पुलिस उससे ये जानना चाहती थी कि उसने किंजल के अगवा होने की बात उनसे क्यों छुपाई। अगर तुमने हम पे विश्वास जताया होता तो आज हालात कुछ और होते, लेकिन हमें सच बताने की बजाय तुम भाग गई। और जिस बेटी के भविष्य के लिए तुमने इतना संघर्ष किया, तब तुम्हें उसकी भी परवाह नहीं थी। और तुमने ये कैसे मान लिया कि किंजल तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगी ही नहीं? साहब मैं बहुत डर गई थी। सोचने लगी कि कहीं किंजल के लिए मुझे उस नर्क में वापस जाना पड़ा तो मेरे दोनों बच्चे, मेरा पूरा परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दिल पे पत्थर रख के मैंने किंजल को भूलना चाहा, लेकिन नहीं जानती थी कि मैं कितनी गलत थी। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बच्चों और भावेश के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारे बाप का हाथ है? साहब मैंने कुछ नहीं किया। जरूर उस बिशंभर ने किया होगा। वही नीता के लिए पागल था। जरूर उसी ने भावेश को मारा होगा। हाँ साहब, भावेश को मैंने मारा था। पहले किंजल, अब राजा। अगर तू अब भी चुप रही तो सोनू से भी हाथ हो बैठेगी। तो अब तुम मेरे सोनू को भी छीनना चाहते हो मुझसे? ये क्या बोल रही है तू? तुमने बोला था ना मुझे कि चल के पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। चलो सब कुछ बता देते हैं पुलिस को। चलो। नीता, तू तो पुलिस को क्या बोलेगी? सब सच बता दूंगी पुलिस को। लेकिन क्या सच है? बोल मेरा राजा कहाँ है? बोल। ये क्या? बोल मेरा राजा कहाँ है? क्या करी तू? पागली हो गई है क्या? किंजल को मारा ना? तूने मारा ना मेरे किंजल को? और अब राजा यहाँ पे छीन लिया मुझसे। पागल हो गई हूँ मैं। बोल मेरे राजा को। बोल 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 मेरे राजा का। कहाँ छुपा है मेरे राजा को? मैंने कुछ नहीं किया। नहीं बताएगा मेरा राजा को? नहीं बताएगा? मैंने सच भी ना जाने भावेश को मार दिया। भावेश मरा नहीं है। भावेश के होश में आते ही उसके बयान से यह स्पष्ट हो गया कि भावेश ने ही नीता को पाने की चाहत में उसके बच्चों का अपहरण किया और उनकी हत्या कर दी।
रिश्ते भरोसे पर बनते हैं और भरोसा जीतने की कोशिश वो भी करते हैं जिनकी नीयत में खोट होती है। सामने वाले के मन को पढ़ पाना आसान नहीं है, लेकिन चोट खाकर सीखने से बेहतर है कि हम कम से कम इतना सतर्क रहने की कोशिश तो जरूर करें कि चोट खाने से पहले सामने वाले की मंशा को भांप सके। क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम की तरफ से आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपकी होली सुरक्षित और खुशियों के साथ बीती होगी। चलो चलो। पापा कहाँ जा रहे हैं? बोलो ना, 1 घंटे से पूछ रहा हूँ आपसे। बेटा पापा बोलो ना आप। बताता हूँ बेटा। बेटा हम लोग टेरेस पे जा रहे हैं। तुमने इस घर का टेरेस नहीं देखा ना अभी तक? नहीं, लेकिन वहाँ हम लोग क्या करेंगे? चलो बताता हूँ। मैं खामखा मेरा टेरेस होमवर्क से पूरा शहर दिखता है, चलो आओ। सच्ची? हाँ हाँ बेटा, मामा को भी आना। ये देखो। वाओ, पापा यहाँ से तो सच्ची में पूरा शहर दिखता है। हाँ बेटा, पूरा शहर दिखता है। वो देखो कितना प्यारा दिख रहा है। पापा देखो यहाँ से रोड कितना अच्छा दिखता है। हाँ बेटा। मम्मा इधर भी देखो। पापा ये क्या किया आपने? पापा। अर्जुन! अर्जुन! दरवाजा खोलो अर्जुन! नहीं खोलूंगा। खोल दरवाजा! नहीं खोलूंगा। जब इंसान की सहन शक्ति जवाब दे देती है तो कभी कभी वो चुनता है रास्ता अंत का, मौत का, आत्महत्या का। अपने हंसते खेलते परिवार को मारने के बाद एक इंसान आत्महत्या करता है, पर संयोग से उसका बेटा बच जाता है। आखिर कौन था यह इंसान और ऐसा क्या हुआ था उसकी जिंदगी में कि जिससे मजबूर होकर उसने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया? वजह जो भी हो, लेकिन इस हादसे ने सबके विश्वास पर एक सवालिया निशान लगा दिया था। आज की ये कहानी एक ऐसा ही चौंका देने वाला केस है। चलिए हटिए, हटिए, पीछे हो जाइए। सबको पीछे करो। बॉडी की शिनाख्त करो, चेक करो। चौहान सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज। सर, इनका घर चेक करते हैं, देखते हैं कोई सुसाइड नोट वगैरह है क्या। तो दरवाजा खोलो। सर, ये लोग यहाँ कब आए थे रहने के लिए? थोड़े दिन पहले। और कोई था घर में? सुजीत का लड़का अर्जुन दिखाई नहीं दे रहा है। सुजीत को लड़का भी था? सर, घर में कोई नहीं है। लेकिन लैंडलॉर्ड की सबसे सुजीत का एक लड़का भी था। घर में कोई सुसाइड नोट मिला है? नो सर। बिल्डिंग में सभी से पूछताछ करो, देखो कि किसी के पास बच्चे की कोई इन्फॉर्मेशन है क्या। सर उन्हें पूरी बिल्डिंग छान मारी और बच्चे का कुछ पता नहीं। अकेले कहाँ जा सकते सर? दोस्तों, रिश्तेदारों। अर्जुन, बेटा तुम अर्जुन हो? बेटा बाहर आओ, बाहर आओ। पुराने कपड़े देके नए बर्तन दे लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे हट! क्या जिंदा लाश बन के खड़ी है, दिखाई नहीं देता, दूध गिर रहा है। कोई काम ठीक से नहीं होता, देखो तो मुझे ही सारे काम करने पड़ रहे हैं। लो, अरे बच्ची का टिफिन तो लेके जा, भूखा मारेगी क्या उसको? जरा से भी अच्छे गुण नहीं है। अबे टुकुर टुकुर क्या देख रही है? स्कूल का टाइम नहीं हो गया? चलो बेटा स्कूल चलते हैं। किसी लायक नहीं है। सर बच्चा भी सहमा हुआ है, शायद उसने अपने माँ बाप को मरते हुए देखा हो, इसलिए बात करने की स्थिति में नहीं है सर। वो अभी उसकी नानी उसे अपने साथ ले गई है। बच्चे को चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ, उससे बच्चे को मदद मिलेगी, लेकिन जरा संभाल के। बच्चे का ठीक होना और हमसे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वही है जो हमारी गुत्थी सुलझा सकता है। और हाँ, सुजीत के आस पड़ोस के लोगों से बात करो, दोस्तों से बात करो, पता करो कि ऐसा क्या हुआ जो उसने सुसाइड कर लिया। उसके रिश्तेदारों को ढूंढो और उनसे भी पूछताछ करो। सर जिया को तुम्हारी बहुत याद आती है। अच्छा, सिर्फ जिया को याद आती है? सभी को आती है। तुम घर कब आओगे? अभी तो नई साइट शुरू हुई है, काम सेटल होते ही आता हूँ। वैसे मुझे भी जिया की बहुत याद आती है, और तुम्हारी भी। आई लव यू। सर प्रकाश नगर केस की डिटेल्स आ गए। सर मेन मार्केट में सुजीत के कपड़े की दुकान थी और पास ही में घर भी था। अचानक से सर रातों रात उसने दुकान और मकान दोनों बेच दिया। उसके बाद वो किराए घर में जाकर रहने लगे। उसके रिश्तेदारों का कुछ पता चला? हाँ सर, उसका साला उसके साथ मिली थी। उन्होंने बताया कि बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस हुआ है। उसके पड़ोसियों से, दुकान के अगल बगल वालों से कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर मार्केट वालों को कानों कान खबर भी नहीं है कि उसको कुछ लॉस भी हुआ था। सब ये बात सोच के शॉक्ड है कि अचानक से उसने चलते फिरते दुकान इतने सस्ते में क्यों बेच दी। इस सुजीत की पूरी कुंडली निकालो। सर अरे रुक, इतनी रात को कहां से आ रही है तू? तुझे पता नहीं आज मैंने जगराते पे जाना था अनिल के यहाँ? माँ जी मैं अभी खाना बना के दे देती हूँ। हाँ अरे रुक, तेरे गहने कहाँ हैं? माँ जी वो जौहरी को दिए पॉलिश करवाने के लिए, उन लोग कल लौटा देंगे। इतने तो पुराने नहीं हुए थे जो तूने पॉलिश करने के लिए दे दिए। वो जौहरी के यहाँ स्कीम चल रही थी। तो ये मंगलसूत्र क्यों नहीं दिया? माँ जी अगर इसे चमकाती तो इसमें लगे छोटे छोटे हीरे निकल जाते। मैं खाना बना देती हूँ। जबान तो इतनी चपर चपर चलाती है, हीरे निकल जाते। खाना बनाएगी? इसकी शक्ल देखे तो अच्छी अच्छी भूख खत्म हो जाए। इससे अच्छा तो मैं जगराते में ही चली जाऊं, देर हो रही है मुझे। पापा देखो यहाँ से रोड कितना अच्छा दिखता है। पापा अर्जुन! अर्जुन क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रहा है? बुरा सपना देखा क्या? अच्छा बड़ी मम्मा है ना तेरे पास, हाँ तो फिर क्यों डरेगा? अच्छा अच्छा सोएंगे सोएंगे सोएंगे। अरे मेरे पास हो जा। अच्छा अच्छा
आजा मेरे बच्चा। अरे मधु, दरवाजा खोल। मधु, ए मधु, मधु, ए मधु। जिया, जिया। माँ, दादी माँ वहाँ कहाँ गई? नहीं है घर में, इसका मतलब कहाँ गई होगी? हे भगवान! लुट गई। हाँ माँ। रोनित, भाग गई वो। अरे तेरे सारे पैसे लेके भाग गई, तेरे खून पसीने की कमाई चली गई बेटा। अरे माँ, आप आराम से बताइए हुआ क्या है? कहा था ना मत सड़क से उठाकर उसको घर में लेकर आ और सर पे बिठा। माँ, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। आप पहले जाके पुलिस में कंप्लेन कीजिए। प्लीज आप अभी जाइए। पूरे 5 लाख रुपए चोरी हो गए मेरे। देखिए यहीं पर रखे थे मैंने सारे पैसे और जेवर, अब सब गायब हैं। इतनी बड़ी रकम घर में क्यों रखी थी? मेरा बेटा दुबई में काम करता है और हम एक घर खरीदने वाले थे, उसी के कुछ पेपर तैयार कराने थे, इसीलिए उसने पैसे भेजे थे। अच्छा, इन पैसों के बारे में और किसी को भी पता था? मेरी बहू, मुझे और मेरे बेटे को बस। आपकी बहू की कोई फोटोग्राफ है आपके पास? आपको पक्का शक है कि ये सब आपकी बहू का किया धरा है? शक? अरे मुझे तो पूरा यकीन है ये सब उसी ने किया है। सारे पैसे लेकर भाग गई अपने आशिक के साथ। दादी मम्मी कहाँ गई? फोन भी नहीं ले गए साथ में। किसके साथ अफेयर चल रहा था उसका? अरे मुझे क्या पता वो कलमुहा कौन था। हमें तो बस रोज कहकर ये निकलती थी कि छोटी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही है। बाद में पता चला कि स्कूल जाती ही नहीं थी। एक्चुअली जिया 4-5 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। क्या? जिया 4-5 दिन से स्कूल नहीं जा रही? क्यों नहीं महारानी, तू रोज जिया को छोड़ने स्कूल जाती है ना, फिर उसको स्कूल से फोन कैसे आ गया कि वो स्कूल नहीं आ रही? माँ जी, वो अपनी जिया नहीं, कोई और जिया होगी जो शायद स्कूल नहीं आ रही होगी। मैं आज ही स्कूल जाकर बात करती हूँ। अब कोई जवान औरत झूठ बोलकर घर से निकलेगी तो साफ साफ है ना अपने आशिक से ही मिलने जा रही है। पैसे तो गए, हमारी इज्जत भी चली गई। कोई जाता है क्या ऐसे छोटी सी बच्ची को छोड़कर? अगर सास की बात सही निकली कि मधु का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सारा पैसा मधु लेकर भाग गई हो, क्योंकि अमूमन ऐसे केसेस में औरतें छोटे बच्चों को घर छोड़कर भाग जाती है। सतीश, अगर मधु का वाकई किसी के साथ चक्कर चल रहा है तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स में जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा। इसके कॉल डिटेल्स निकलवाओ और इनके मोहल्ले वालों के साथ साथ जिया के स्कूल में भी पूछताछ करो। ओके सर। सास बहू का ड्रामा चलता रहता था हमेशा घर में, रोज किचकिच। दोनों की कभी नहीं पटती थी, हमेशा क्लश हुआ करता था। सास तो बहू को दिन रात ताने देती थी और दहेज के लिए बहू की नाक में दम कर रखा था। मधु का किसी के साथ चोरी छिपे कोई चक्कर चल रहा था? मधु और रोनित एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उन्होंने अपनी मम्मी के खिलाफ जाकर शादी की थी। बस इसीलिए श्रद्धा आंटी मधु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। बच्चा अभी तक सदमे में है, रात को उठ के रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बहुत डर जाता है। ये देखो चॉकलेट, आपको अच्छी लगती है चॉकलेट? देखो चॉकलेट। सर, मोहल्ले वाले तो कह रहे हैं कि सास बहू में पड़ती ही नहीं थी। दहेज को लेकर सास हमेशा बातें सुनाती थी बहू को। फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट से कुछ मिला? सर, अलमारी में टोटल 3 फिंगरप्रिंट्स मिले। एक शारदा देवी के, घर के बाकी सामान के साथ मैच करके देख लिया। दूसरे फिंगरप्रिंट मधु के, लेकिन तीसरे फिंगरप्रिंट अलमारी और गेट के अलावा कहीं नहीं मिला। सतीश, ये तीसरे फिंगरप्रिंट्स किसके हो सकते हैं? सर, मधु के पति तो दुबई में रहता है, घर पे किसी का आना जाना भी नहीं है। मधु की कॉल डिटेल से कुछ मिला? सर, कॉल डिटेल देख के लगता तो नहीं है किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा था। और मधु का रूटीन सिंपल है, जिया को स्कूल लेकर जाती है और स्कूल से घर वापस ले आती है। जिया के स्कूल में पूछताछ करो, हो सकता है वहां से कोई ना कोई सुराग मिले। ओके सर।
जिया तो 2-3 दिन से स्कूल ही नहीं आ रही है। उसकी दादी से भी बात हुई थी। एक्चुअली जिया 4-5 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। क्या जिया 4-5 दिन से स्कूल नहीं जा रही? तो मधु ने बताया कि जिया बीमार है, जब वो ठीक हो जाएगी तो वो उसे खुद स्कूल ले आएगी। सर, जिया पिछले कुछ दिनों से स्कूल ही नहीं गई थी। मतलब शारदा को जो फोन आया था वो सही था। मधु बच्ची को लेकर स्कूल के लिए निकलती थी लेकिन स्कूल नहीं जाती थी। सतीश, इस मधु का पिछले 2-3 महीने का मोबाइल लोकेशन ट्रेस करो। ओके सर। और इस मधु के माँ बाप से भी मिलते हैं। जिया, हाँ जिया, पापा पापा मम्मी कब आएगी? जल्दी आएगी बेटा। रोनित, आ गया तू? सुन ली अपनी बीवी की करतूत? और तू अपनी आने वाली तेरी मम्मी? हाँ देख लिया ना, कहा था ना मैंने, मत सड़क से उठा के ला उसे। ले गई ना सारे पैसे भाग के। माँ मधु ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती तो मैं पागल हूँ? झूठ बोल रही हूँ? अरे कुछ दिन पहले सारे जेवर गायब थे उसके, सिर्फ मंगलसूत्र था गले में। बेच दिए होंगे और क्या? सिर्फ मंगलसूत्र था? हाँ सिर्फ मंगलसूत्र था। माँ मधु जरूर किसी मुसीबत में, मैं अभी आता हूँ। ए तू कहाँ चल दिया? सर मेरी वाइफ का कुछ पता चला? देखिए हमारी छानबीन चल रही है। वैसे आपको क्या लगता है आपकी पत्नी मधु इतने सारे पैसे लेकर घर छोड़कर कहाँ जा सकती है? सर मैं आपसे कह रहा हूँ वो जरूर किसी मुसीबत में। तुमको कुछ बताना है, प्लीज जल्दी आ जाओ ना। प्लीज सर उसे ढूंढिए। क्या मधु के गायब होने का कारण रौनक की गैर मौजूदगी है, या श्रद्धा की कोई करतूत, या फिर कोई और ही वजह है जो अब तक सामने नहीं आई है? बेटा अंकल को बताओ। पापा अपने इस नए घर से मार्केट कितना पास है ना? सब कुछ पास में मिलता है। पापा वो देखो हवालदार संतोष अंकल। चलो पापा, क्या हुआ? नहीं बेटा, हम ऐसा करते हैं ना, हम दूसरे रास्ते से चलेंगे। लेकिन इधर ही अपना घर ना। नहीं बेटा, वहां से चलेंगे ना। चला जा। लेकिन इतनी दूर पापा, उधर चलो। चलो ना। आगे देखो। डरो मत, बताओ क्या बोल रहे थे? पापा पुलिस वाले अंकल से डरते थे। सर मधु के मोबाइल के पिछले कुछ महीनों की लोकेशन ट्रेस हो गई है। ज्यादा करके लोकेशन जिया के स्कूल के आसपास की है। जिया के स्कूल की टाइमिंग क्या है? सुबह 9 से 12। रोज उस समय मधु की लोकेशन उसी स्कूल के पास की है। मैं एक बार थोड़ा जल्दी आ गई थी तो वो सामने वाले कॉफी शॉप में बैठ के स्कूल छूटने का इंतजार कर रही थी। वहां पर मैंने मधु को एक आदमी के साथ देखा था। कौन आदमी? आप जानती हैं उसे? नहीं, मैं उसे नहीं जानती और मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। इस लेडी को जानते हैं आप? हाँ सर, ये एक आदमी के साथ आती थी और वो लोग यहाँ बैठकर घंटों बातें किया करते थे। जिस आदमी के साथ ये आती थी आप जानते हैं उसे? नहीं सर, पर हाँ उन दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर भी उसका नाम पता कुछ तो जानते होंगे आप? नहीं सर, वो तो नहीं पता, पर वो आप लोगों की तरह ही खाकी पैंट और बूट पहनकर आता था। आपके यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ नहीं? नहीं सर। क्यों? सर अभी शॉप चालू की है हमने सर, बस जल्दी लगवा लेंगे। आप स्केच बनवा सकते हैं उस आदमी? हाँ सर बिल्कुल। ये वो आदमी? हाँ सर। सतीश, ये जो कोई भी है इसकी डिटेल्स निकलवाओ। सर ये भी तो हो सकता है कि आदमी पुलिस वाला ना हो, क्योंकि खाकी पैंट और जूते सिर्फ पुलिस वाले नहीं पहनते। सर हो सकता है कि मधु का इसका साथ ही अफेयर चल रहा हो और मधु इसी के साथ भाग गई हो, और वो तीसरा फिंगरप्रिंट्स भी इसी आदमी का हो सकता है। सर सतीश, ये जो अभी हमें लीड मिली है कि ये कोई पुलिस वाला हो सकता है, इसे हम लाइटली नहीं ले सकते। इस स्केच को आसपास के हर एक पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और पता करो कि ये कहाँ तैनात है। ओके सर। अब तक सिर्फ मधु की सास ये कह रही थी कि मधु का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। सारे पैसे लेकर भाग गई अपने आशिक के साथ। लेकिन अब पुलिस के पास एक चेहरा भी था जिससे मधु का मिलना जुलना था। तो क्या उसी के साथ मधु पैसे लेकर भाग गई थी?
या फिर उसे बरगला कर भगाया गया था। इस आदमी को देखा है कभी आप लोगों ने? कौन है ये आदमी? क्या किया इसने? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। इस आदमी को कई बार आपकी पत्नी के साथ स्कूल के पास वाले कॉफी शॉप में देखा गया है। देखा, जानती थी मैं एक दिन खानदान की नाक कटवा के रहेगी है। बस हो गया ना सारा गुड़ गोबर। अरे मेरी बात पर विश्वास नहीं था, अब तो वर्दी वाले भी कह रहे हैं, अब तो मान ले। नहीं सर, मेरी मधु ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जरूर कोई और बात रही होगी। सर, इस केस को भोपाल के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिया। पूरे भोपाल शहर में ऐसा कोई पुलिस वाला है ही नहीं सर। सारे खबरियों, बीट चौकी और पूरे एमपी में इस स्केच को सर्कुलेट करो। ये जो कोई भी है इसकी पूरी जानकारी निकालो। इसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। घर गृहस्थी संभालने वाली एक आम स्त्री मधु के इस तरह अचानक अपनी बेटी जिया को छोड़कर गायब हो जाने से रौनित की जिंदगी में खलबली मच गई थी। लेकिन रौनित का मधु के प्रति अटल विश्वास पुलिस को इस तहकीकात में दूसरे और सिरे तलाशने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या कोई पुलिस वाला वाकई इसमें शामिल था या फिर महज इस खाकी वर्दी को इस्तेमाल किया जा रहा था? पसंद आया? बहुत ज्यादा। पर अब क्या तुम बस वाइफ को गिफ्ट देके खुश करते रहोगे? यहाँ घर पे नहीं आओगे? बस ये प्रोजेक्ट खत्म होते ही आता हूँ। मुझे तुमको कुछ बताना है, प्लीज जल्दी आ जाओ ना। पापा मम्मी कब आएगी? बहुत जल्दी आएगी बेटा। सर, मधु का इस आदमी के साथ कोई लेना देना नहीं था, कोई चक्कर नहीं चल रहा था, तो इससे मिलती क्यों थी? सतीश, हेलो? हाँ, क्या? सिर्फ तो मधु की बॉडी लगती है। मधु की फोटोग्राफ है? हाँ सर, फोटो दिखाओ। जी सर, मधु ही है। सतीश, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और रोनित और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। ओके सर। सर, मधु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत गला दबाने से हुई है। शरीर पे स्ट्रगल के निशान भी है। जिस दिन मधु गायब हुई थी, मौत उसी दिन हुई। और कुछ? सर, अब तक तो कुछ नहीं। कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगते ही अपडेट करता हूँ। गुड सर। रौनक, तुम हो तो बहुत दूर ना। अरे कहाँ? इस मंगलसूत्र के साथ तुम्हारे गले ही तो पड़ा हुआ हो ना। मुझे तुमको कुछ बताना है। सर, मेरी बीवी का मंगलसूत्र मिसिंग है। क्या आपको उसकी बॉडी पर ही मिला था? हमें कोई मंगलसूत्र नहीं मिला। सर, ये मंगलसूत्र मैंने उसे दुबई से लाकर दिया था। वो कभी भी इसे अपने गले से नहीं उतारती थी। तेरे कहने का है? माँ जी, वो जौहरी को दिए पॉलिश करवाने के लिए। तो ये मंगलसूत्र क्यों नहीं दिया? माँ जी, अगर इसे चमकाती तो इसमें लगे छोटे छोटे हीरे निकल जाते। सतीश सर, ये फोटो सारे ज्वेलर्स और सराफा मार्केट में सर्कुलेट करो और अपने खबरियों को भी दिखाओ। ओके सर। सर, शास्त्री में पुलिस स्टेशन से स्केच चाहिए। सर, वो इस आदमी की आइडेंटिटी पता करना चाहते हैं। उन्हें शक है एक पुलिस वाला है। ये केस में वांटेड भी है। ये हमारे पुलिस स्टेशन में तो लगता नहीं है सर। सर, सुजीत गुप्ता और उसकी फैमिली के सुसाइड वाले केस में बच्चे ने हमें बताया था ना कि ये उसके पापा किसी पुलिस से डरते थे। पापा पुलिस वाले अंकल से डरते थे। शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन।
उन्हें इमीडिएटली कांटेक्ट करो, हो सकता है कि ये दोनों केस कनेक्टेड हो। सर, प्रकाश नगर पुलिस स्टेशन से खबर आई कुछ दिनों पहले एक फैमिली ने सुसाइड किया है, लेकिन 7 साल का एक लड़का बच गया। उस लड़के के सामने उसके बाप ने पहले पत्नी और 3 साल के बच्ची को धक्का देकर मार दिया, फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। पूरी फैमिली का सुसाइड? डिटेल्स क्या है? सर, बच्चे के बाप का नाम है सुजीत गुप्ता, बिजनेसमैन था। सुसाइड करने से पहले उसने दुकान और मकान दोनों ही बेच दिया और भाड़े के मकान में शिफ्ट हो गया। उसी मकान के टेरेस पर से पहले उसने पत्नी और बच्ची को धक्का देकर मार दिया, फिर खुद भी कूद गया, लेकिन इन सब में से वो 7 साल का बच्चा बच गया। सुसाइड की वजह? सर, छानबीन से पता चला है कि दिवालिया होने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया था, लेकिन चौंकने वाली बात तो यह है कि बच्चे ने बयान दिया है कि उसके पिताजी पुलिस वालों से डरते थे। पुलिस वालों से डर? इस केस में किसी पुलिस वाले का चेहरा सामने आया? अब तक तो नहीं सर, लेकिन इंक्वायरी चल रही है। सर, दोनों केसेस में शक पुलिस वाले पे ही जाता है। इस बच्चे से पूछताछ करते हैं। माँ मधु किसी मुसीबत में थी, पर मैं समझ ही नहीं पाया। मुझे तुमको कुछ बताना है, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ ना। वो बार बार कहती रही जल्दी आ जाओ, एक बात बतानी है, पर मैं कभी अच्छे से उसकी बात समझ ही नहीं पाया कि वो क्या बताना चाहती है। बेटा, इसे ध्यान से देखो और बताओ कि क्या आप इन्हें जानते हो? हाँ, इस अंकल को पापा ने पैसे दिए थे। ये बहुत गंदे अंकल है। वहां से आने के बाद पापा बहुत अपसेट रहते थे। बेटा, क्या ये अंकल पुलिस वाले हैं? पुलिस वाले हैं कि नहीं पता नहीं, पर पापा जब कभी भी किसी भी पुलिस वालों को देखते तो वो डर जाते। अच्छा बेटा, आपके पापा हमेशा से पुलिस से डरते थे या पिछले दिनों में कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो डरने लगे? पहले तो पापा की पुलिस वालों के साथ दोस्ती थी, वो फ्रेंड्स थे, वो हर रोज उनकी दुकान पे आते थे। पर 3-4 महीने से पापा पुलिस से डरने लगे और फिर किसी भी पुलिस वालों को देख के अपना रास्ता बदल देते थे। ठीक है, आप इसे ले जा सकती हैं। चलो। दोनों ही केसेस में एक आदमी का इन्वॉल्व होना और सुजीत का पुलिस से डरना। सतीश, पुलिस के सारे रिकॉर्ड चेक करो और देखो कि ये स्केच किससे मिलता है। मुझे इस आदमी की पूरी आइडेंटिटी चाहिए। जो खाकी वर्दी एक आम इंसान को सुरक्षा मुहैया कराती है, उसी खाकी वर्दी का उस इंसान के मन में ऐसा कौन सा खौफ बैठ गया था जिसे निकाल पाना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। जो खाकी वर्दी कानून और सुरक्षा का प्रतीक है, उसी खाकी वर्दी वालों ने ऐसा क्या कर दिया था कि जिसके डर से इस इंसान ने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। बेच रहे हैं? आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि दुकान अभी खुली है, कैश मंगवाना पड़ेगा। आप बैठिए ना। पांडे ले लो। साहब, वो मंगलसूत्र मुझे रास्ते में पड़ा मिला था साहब। तेरे फिंगरप्रिंट्स मैच किए हैं हमने। मधु के घर के दरवाजे पर, अलमारी पर, सब जगह तेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। क्यों मारा मधु को? पैसे कहाँ हैं? मैं मानता हूँ साहब, मैंने मंगलसूत्र चुराया साहब, लेकिन मैं उसे नहीं मारा साहब, और पैसे भी मेरे पास नहीं है साहब। वो 200 आदमी ने। बर्तन दे दो। बर्तन वाले, इधर इधर। हाँ साहब, भांडे चाहिए। पैसे कमाना चाहता है? पैसे? अबे चिल्लर की नहीं, हजारों की बात कर रहा हूँ। हजारों? काम कम, दाम ज्यादा। साहब, काम क्या करना होगा साहब? देख, तेरे काम की वजह से यहाँ के घरों में जाना जाना तेरा, कौन कितना मालदार है, कितना पैसा किसके पास है, ये तो तू जानता ही होगा। बस तुझे एक छोटा सा काम करना है। ये पैसे वाले लोग हैं ना, अपने घरों में पैसे कहाँ रखते हैं, इसका अंदाजा लगाना और मुझे बताना है। इस बात फंसुमाते ना साहब। अरे पुलिस वाले के होते, डरने का नहीं। ये देख,
बोल, है कोई खतरा? साहब मैंने उसे कुछ घरों की अंदर की खबर दी थी साहब। हेलो, हाँ बेटा, जीते रहो। जरा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ बेटा, जो 5 लाख भेजे थे तूने वो मुझे मिल गए। उसने मुझे पैसे दिए थे साहब, और वो फिर उस रात आया साहब और बोला चल लंबा हाथ मार दे साहब। फिर हम उसने मुझे चुना लगा दिया साहब, 10,000 रुपए देकर भगा दिया उसने, और धमकी दी साहब कि मैं पुलिस वाला हूँ, कोई लंबा केस बनाकर जिंदगी में जेल में सड़ा देगा साहब। मैं डर गया था साहब। फिर मुझे याद आया साहब कि मधु के गले में कीमती मंगलसूत्र था साहब। मैंने उस औरत की लाश ठिकाने लगाने के वक्त उसका मंगलसूत्र चुरा दिया था साहब। मैंने सोचा साहब उसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे साहब। यही है वो पुलिस वाला? हाँ साहब, यही था वो पुलिस वाला साहब। तूने बहुत सारे पैसे वालों की जानकारी दी थी ना उसे, हमें उन सब के नाम और एड्रेस चाहिए। सर सुजीत और मधु दोनों का केस रिलेटेड है, क्योंकि उस फेरी वाले ने सुजीत और मधु दोनों की इंफॉर्मेशन उसको आपको दी है, और जितनों की भी जानकारी दी उन्होंने सुसाइड कर ली या फिर अपने जिंदा रहने की कीमत दी। कुछ ने तो शहर ही छोड़ दिया। ना कोई फिंगर ट्रेस, ना कॉल ट्रेस। सतीश, हमारा सामना हमारे ही तरह पुलिस की ट्रेनिंग लिए हुए एक आदमी से हो रहा है। सर पुलिस वाला जो भी हो, भोपाल शहर में तो पोस्टेड नहीं है और वारदात इसी शहर में कर रहा है। सर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आदमी या औरत जो भी इसे पैसे दे रहा है क्यों दे रहा है, और ये पुलिस वाला क्यों पैसे ले रहा है? ये तो यही आदमी बताएगा, बस एक बार हमारी गिरफ्त में आ जाए। ना कोई फिंगरप्रिंट छोड़ता है, ना नाम, ना डिटेल, ना कुछ। सतीश, इस आदमी की एक कमजोरी है जो हमारे काम आ सकती है। वो क्या है सर? पैसा। ये अपने अगले शिकार पर नजर बनाए बैठा होगा। इस फेरी वाले ने जितनी भी घरों की खबर इसे दी है सब पे नजर रखो। फेरी वाले से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अब उन लोगों पर अपनी तहकीकात का दायरा सीमित कर रही थी जिन्हें अपनी कार्य प्रणाली के तहत वो अपना शिकार बना सकता था। पुलिस की शक की सुई अब एक जगह पर आकर टिक गई थी और पुलिस कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। सर अभी प्रिया साहनी ने बैंक से एक बहुत बड़ी रकम निकाली है। अपना एक कांस्टेबल उसके पीछे पीछे चल रहा है, उसके हर मूवमेंट की जानकारी दे रहा है। उससे बोलोगे नजर रखे उस पर। यस सर। सर बड़े नाके में किसी लड़की को उसने पैकेट दिया। ठीक है, उसकी हर एक्टिविटी पे नजर रखो, हम लोग भी आ रहे हैं। तुम प्रिया को पैसे दे रही थी, बता तुम्हारा उस लुटेरे आदमी के साथ क्या कनेक्शन है? बोल। बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। उसका नाम कमल है, वो रतलाम में अभी PSI, पर कुछ ही दिन हुए वो यहाँ आया है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। मुझे तो ना अपनी लाइफ में खूब सारे पैसे कमाने हैं, लाखों करोड़ों रुपए, गोनी भर भर के। उसके बाद विदेश जाके सेटल हो जाऊंगी और खूब ऐश करूंगी। क्या बात कर रही है तू? पैसे कमाना चाहती है तू? अरे तो पहले बोलना था ना, अब तक तो पैसों का ढेर लग गया होता। कैसे? तू मेरा साथ दे बस। हाँ बिल्कुल। सर उसने मुझे शॉर्ट टर्म तरीका बताया पैसे कमाने का। सर मैं एक बहुत अच्छे घर की बहू हूँ सर, और मेरे हस्बैंड सर वो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर है। मैं उन्हें बहुत मिस करती थी सर। इसी बीच इस आदमी से मेरी दोस्ती हो गई। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, पता नहीं कैसे मैं इसकी बातों में फंस गई सर। और एक दिन हमने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली और इन लोगों ने हमारी वीडियो बना ली और मुझे ब्लैकमेल करने लगे। मैं इतनी डर चुकी थी सर कि मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। सुजीत के साथ तुम दोनों ने क्या किया? सुजीत के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। वो हमारे झांसे में ही नहीं आ रहा था। मैंने उसे बहुत सारे मैसेजेस किए, अपने फोटोज भी भेजे। सर पहले तो उसने इग्नोर किया, बोला कि मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, लेकिन उसे क्या पता था हमें तो बीवी बच्चे वाले लोग ही चाहिए थे। फाइनली वो एक दिन मिलने के लिए तैयार हुआ।
क्या बात है चिकने, इतना क्यों शर्मा रहे हो? नहीं वो देखिए क्या करें। कुछ मत बोलो, अपने आप अच्छा लगने लगेगा। क्या हो रहा है? हाँ कौन है? बीवी है तेरी? सर गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब लफड़े वाला काम है ये। तुम लोगों की वजह से ना हमारी संस्कृति खराब हो रही है। कोर्ट में पेश करूंगा तुझे। ब्रेकिंग न्यूज चलेगी तेरी हर जगह, तब अकल ठिकाने आएगी तेरी। नहीं सर, आई एम सॉरी सर, बीवी बच्चों वाला आदमी हूं सर। हम लोग अपनी संस्कृति, अपना कल्चर बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं यहाँ पे, और तुम लोग ये महंगी घड़ी, हाँ ये महंगा मोबाइल और गले में चैन डालकर घूमता है। निकाल। हाँ सर। निकाल, शोभा नहीं देता तेरे पे। निकाल। हाँ ये भी निकाल। दिखा रहा हूँ सर। ये लीजिए सर। और इधर देख, इधर ये इतना महंगा कैमरा लगाया यहाँ पे, पूरा हॉलीवुड स्टाइल में फिल्म बनी तेरी। करूँ रिलीज? नहीं सर, सर 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 मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी सर। इज्जत बचानी है? हाँ सर। कीमत है सिर्फ 30 लाख। फिर मैंने और कमल ने उस पर प्रेशर बनाना शुरू किया। सर हमें सच में नहीं पता था कि वो सुसाइड कर ले। सर रतलाम के मानिक चौक पुलिस स्टेशन से खबर कंफर्म हो गई है। कमल दीक्षित एक सस्पेंडेड पुलिस सब इंस्पेक्टर था। सस्पेंडेड? जी सर, घूस लेते हुए पकड़ा गया था, फिर सस्पेंड कर दिया गया। घर पे भी कई दिनों से ताला लगा हुआ है। सतीश, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी पैसा है। पैसे के लिए शिवा को फोन करेगा ही, हमें बस अब वेट करना है। फोन उठा। हाँ पैसे मेरे पास ही है। वहीं मिलते हैं, हमेशा वाली जगह पे। ठीक है। आजा। तोड़। कब से कर रहा है ये सब? कैसे करता है? और कौन कौन शामिल है तेरे साथ? सस्पेंड होने के बाद से बहुत से कम लोगों के साथ काम करता था मैं, पर वो जितने भी थे हर एक 10 के बराबर थे। मधु के साथ क्या किया? फेरी वाला ने मुझे बताया था कि मधु का पति दुबई में काम करता है, बहुत पैसे कमाता है वो। यहाँ सिर्फ सास बहू और एक छोटी बच्ची है। तो मैं मधु का पीछा करने लगा, उसका पूरा शेड्यूल निकाला। कभी कभी मधु अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने के बाद एक कॉफी शॉप में जाती थी, मैं भी वहाँ जाने लगा। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली यहाँ पर कहीं बैठने की जगह है नहीं। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ठीक है, ओके। थैंक यू। वेटर, एक कॉफ़ी दो। मैं कॉफ़ी शॉप में डेली जाने लगा था, रोज़ मिलता था मधु से। मैं बहुत कोशिश की, इंटेलिजेंट बन के, इमोशनल बन के हंसता था मैं उसके साथ, हंसाता था उसे, ताकि वो मेरे प्यार के जाल में फंस जाए, पर वो नहीं फंसी। तो फिर मैंने एक दिन कॉफी। आज वैसे बहुत खूबसूरत दिख रही हो तुम। थैंक्स। अकेला रहते रहते इंसान बोर हो जाता है ना।
ज्यादा बोल मत, तकलीफ हो जाएगी। अभी अभी तो हमने प्यार की आखिरी सीढ़ी पार की है, और जो कुछ भी हुआ है ना हमारे बीच, वो सब कुछ इस फोन में रिकॉर्ड है। ये तुमने क्या किया? मैंने तुमको दोस्त समझा था। अगर तू चाहती है ना तेरी ये रिकॉर्डिंग तेरे पति, सास और समाज के सामने ना जाए, तो 30 लाख का इंतजाम कर। 30 लाख? मधु को मारने का कोई इरादा नहीं था मेरा, और उसके पास पैसे होने के बावजूद वो आनाकानी कर रही थी देने में। ये लो। ये सब क्या दे रही है? पैसे चाहिए मुझे। देखो, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरा और मेरे पति का जॉइंट अकाउंट है। अगर मैं पैसे निकालूंगी तो उनको पता चल जाएगा। ज्यादा नाटक मत कर। मुझे पता है तेरे घर में कैश है, वो किस दिन काम आएगा। ठीक है, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगी। इसलिए उस रात में मधु के घर गया पैसे लेने के लिए। अब तक तुम्हारी बातों में आकर मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया। अब मैं गलत नहीं करूंगी। पुलिस जनता की रक्षक होती है, भक्षक नहीं। तुझ जैसे पुलिस वालों की वजह से जनता पुलिस वालों पे भरोसा करने से कतराती है। आपसे कहता था ना माँ, मेरी मधु कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। बस दुख सिर्फ इस बात का है कि मैंने कभी उसे इतनी आज़ादी नहीं दी, इतना विश्वास नहीं दिलाया कि वो अपनी कोई भी परेशानी मुझसे कह सके। काश उसकी आवाज में छुपे दर्द को समझ पाता। जब अपनों के साथ संवाद रुक जाता है तभी हम गैरों का सहारा लेते हैं, जाने अनजाने अजनबियों पर भरोसा कर बैठते हैं और अपराध का शिकार बन जाते हैं। अगर वक्त रहते मधु ने अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में रौनक को बताया होता, या शारदा ने अपनी बहू को इतनी आजादी दी होती कि वो अपनी परेशानियां उनके साथ बांट सके, तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर सुजीत ने पुलिस की मदद की होती, इस मुजरिम को बेनकाब किया होता, तो ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके जैसे कई इंसानों की जान बच सकती थी। उसने जो रास्ता चुना वो गलत था। याद रखिए, जुर्म करने वाले ना सिर्फ सीधे हमें अपना शिकार बनाते हैं, बल्कि ऐसे हालात भी पैदा कर देते हैं कि इंसान उनके चंगुल में फंसकर खुद जुर्म के दलदल में उतर जाता है। जब सहन शक्ति का बांध टूटता है तो सूझबूझ कहीं खो जाती है और संगीन नतीजे सामने आते हैं। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने अंदर की भलाई के साथ समझौता ना करें, रिश्तों के बीच भरोसा कायम रखें, क्योंकि ये भरोसे ही हमारी जिंदगी की खुशहाली की चाबी है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।